आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। देश में कोरोना के मामले दिन दुगनी रात चौगनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच अच्छी बात यह है कि आज से देश के कई राज्यों में तीसरे चरण का टीकाकरण शुरू हो चुका है। आज से 18+ लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा रही है, जिसके लिए करीब 3 करोड़ 5 लाख लोगों ने आवेदन किया है। तो वहीं कई राज्य ऐसे भी हैं जहां वैक्सीन की कमी के चलते वैक्सीनेशन की प्रक्रिया अभी फिलहाल बंद है। देश में वैक्सीन की कमी के बीच अब विदेश ने हाथ बढ़ाया है और देश में वैक्सीन भेजी जा रही है। तो 4 तस्वीरें आप देखिए कि 18+ का टीकाकरण की आज से शुरुआत हो गई है। करीब 3.5 करोड़ लोगों ने आवेदन किया है और कई राज्यों ने वैक्सीन की कमी के चलते हाथ भी खड़े कर दिए हैं कि 2 से 3 दिन हम वैक्सीनेशन का काम नहीं कर सकते। लेकिन इस बीच अच्छी खबर यह कि विदेश से भी वैक्सीन आ रही है। तो लगातार मामले जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। खुर्रम निजामी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। खुर्रम, जिस तरीके से लगातार आज से 18+ के लोगों को वैक्सीनेशन का काम जो है वो शुरू हो रहा है, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं कि वैक्सीन है ही नहीं तो हम दे कैसे। फिलहाल उत्तर प्रदेश के क्या हालात? देखो, उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ पर 5 करोड़ वैक्सीन के ऑर्डर प्लेस किए जा चुके हैं। 1 करोड़ वैक्सीन जो देसी है, जो 2 कंपनी बनाई है, चाहे वो अदेर पूनावाला कंपनी हो या फिर भारत बायोटेक है, 50-50 लाख उनको ऑर्डर, और 4 करोड़ और ऑर्डर करने वाली है ग्लोबल टेंडरिंग के जरिए यूपी गवर्नमेंट। लेकिन आज की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 8 जिलों में टीकाकरण हो रहा है। 18 से ज्यादा लोग के बीच में, 18-44 साल के बीच में जो लोग हैं उनका आज से टीकाकरण शुरू हो रहा है। और 8 जिलों में जहाँ 9,000 के ऊपर केस रजिस्टर किए गए हैं, मसलन लखनऊ है, कानपुर है, प्रयागराज है, कानपुर है, मेरठ है। तो यहाँ पर 8 जिलों में। मैम, मेरी बड़ी सिस्टर है तो वो वैक्सीन लगवाई थी। जी मैम, मेरी बड़ी सिस्टर है, वो 4 दिन बाद ही जब वैक्सीन लगवा के आई थी तो उसके 4 दिन बाद ही पॉजिटिव हो गई है। तो फेफड़े में प्रॉब्लम है मैम। ठीक है डॉक्टर DK गुप्ता, फेफड़े में प्रॉब्लम उनके पहले से है कि वैक्सीन लगवाने के बाद हुई? नहीं मैम, लगवाने के बाद हुआ है। कोरोना का ही असर है वो रिपोर्ट में। ठीक है डॉक्टर DK गुप्ता जी, तो ऐसा हो रहा है बहुत बार, पहली या सेकेंड डोज का वैक्सीनेशन के बाद इन्फेक्शन हो रहा है लोगों को। और अगर आपने पहली वैक्सीन लगाई है तो उसका चांसेस हैं। तो इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरा पालन करें जब तक हमारी कम्युनिटी के अंदर हर्ड इम्यूनिटी डेवलप ना हो जाए। तो 2 वैक्सीन लगाने के बाद भी आपको मास्क लगाना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग करनी है, हाथ बार बार धोने, इन चीजों का पूरा ध्यान रखें। लेकिन हाँ, एक बात जरूरी है कि अगर आपने वैक्सीन लगवाई है तो आपकी जो अगर बीमारी होती है कोविड की, वो इतना सीरियस नहीं होगी, डेथ नहीं होगी, कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। तो ये जरूर फायदा है वैक्सीन लगवाने का। ठीक है, मतलब आप ये कहना चाहे डॉक्टर DK गुप्ता कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोविड तो होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन हाँ उसका असर जो है वो कम होगा। एम आई राइट? यस सर, यस मैम। ठीक है, अगला सवाल मेरा आपसे ये है डॉक्टर DK गुप्ता कि अगर वैक्सीन लगाने के बाद भी, क्योंकि कई लोग ये सवाल कर रहे हैं, वैक्सीनेशन का जो ऑप्शन था, टीकाकरण का जो ऑप्शन था, वो इसलिए चूज किया गया था ताकि लोगों को इस महामारी से निजात मिल सके। लेकिन अभी देखिए, कॉलर को आप खुद सुन रहे हैं और न जाने कितने मामले ऐसे सामने आए हैं कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा भी ली है उसके बाद भी वो लोगों को कोरोना हो रहा है, उन लोगों की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? लोग ये कह रहे हैं कि अगर कोविड होना ही है और वैक्सीनेशन पर अगर हमें इतना भरोसा नहीं है कि वैक्सीन लगाने के बाद भी हमें कोरोना नहीं होगा, तो फिर इसका इतना प्रचार प्रसार क्यों, या फिर इसके लिए इतना शोर क्यों कि वैक्सीन लगवानी चाहिए? देखिए, आपका बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि वैक्सीन से इन्फेक्शन नहीं बचाया जा सकता है। वैक्सीन जो दोनों कोविशील्ड और कोवैक्सीन है, दोनों वैक्सीन लगाने के बाद भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। बट इन्फेक्शन होने से कोई खतरा नहीं होता है। इन्फेक्शन होने से ये हो सकता है कि आप जो है इन्फेक्शन को किसी दूसरे को ट्रांसमिट कर सकते हो, कोई और इंसेक्ट हो सकता है, या कुछ केसेस में माइल्ड डिजीज मतलब हल्की बीमारी आपको डेवलप हो सकती है। बट फायदा ये है कि आपको एक तो डिजीज डेवलप नहीं होगी, अगर बीमारी नहीं होगी, अगर बीमारी होती भी तो बहुत सीरियस बीमारी नहीं होगी, मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन नहीं होगा, रेस्पिरेटरी फेलियर नहीं होगा और डेथ नहीं होगी। तो वैक्सीन लगाने से ये फायदा है कि आपकी जान बच जाएगी। ये छोटी मोटी बीमारी या छोटा मोटा इन्फेक्शन वैक्सीन लगाने के बाद भी कोविड का हो सकता है। तो प्रोटेक्शन वैसे भी मैंने कहा ना, वैक्सीन का 70% प्रोटेक्शन है, ऐसा नहीं 100% है। इसलिए कह रहे हैं कि 70% प्रोटेक्शन भी कम नहीं होता है, बहुत प्रोटेक्शन होता है। तो वैक्सीन लगाने के बाद भी आपको बाकी जो चीजें ध्यान रखनी है, चाहे वो
हाथ धोने हो, मास्क लगाना हो, बार बार मैं कह रहा हूँ फिजिकल डिस्टेंसिंग करनी हो, उनका जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ कमल त्रिपाठी जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? मेरे साइनोक्स का ऑपरेशन हुआ है नाक का, जिसमें कि अगर मैं ये डोज लगवाता हूँ वैक्सीन की तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो ना आती है? ठीक है, डॉक्टर डीके गुप्ता। बड़ा अच्छा सवाल है। चाहे आपका ब्रेन का ऑपरेशन हुआ हो, चाहे कान का ऑपरेशन हुआ, चाहे टॉन्सिलाइटिस का ऑपरेशन हुआ, चाहे साइनस का ऑपरेशन हुआ, चाहे गले में थायराइड का ऑपरेशन हुआ, चाहे कोई हार्ट की कोई ऑपरेशन हुआ, चाहे एंजियोप्लास्टी हुई हो, सीएबीजी हो, किडनी में पथरी हुई हो उसका ऑपरेशन हुआ, गॉल ब्लैडर में पथरी उसका ऑपरेशन, हाइड्रोसिल, हर्निया, कुछ भी ऑपरेशन, कोई वैक्सीन लगाने का कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। आपको वैक्सीन जरूर लगवानी है। वैक्सीन से 2-3 चीजों केसेस में नहीं लगवानी, मैं बताता हूँ कौन कौन सी। एक तो अभी तक गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन नहीं लगवानी है, 18 साल से कम लोगों को वैक्सीन नहीं लगवानी। अगर किसी को पहली डोज लगवाने के बाद बहुत सीरियस इलनेस होती है, सीरियस रिएक्शन होता है तो उसको नहीं लगवानी है। या किसी को वैक्सीन जो कंपोनेंट है, वैक्सीन के अंदर जो कंपोजिशन है उसमें किसी पदार्थ से एलर्जी है तब वैक्सीन नहीं लगवानी, बाकी हर केस में लगवानी। या कुछ लोग ऐसे हैं जो इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड हैं, जिनकी दवाइयां चल रही हैं, जैसे स्टेरॉइड चल रहे हैं, मेथोट्रेक्सेट चल रहा है, लंबे समय से चल रहा है, तो उन लोगों को अपने डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी, कुछ दिनों के लिए दवाइयां बंद करनी पड़ेंगी, उसके बाद वैक्सीन लगवानी। ठीक है, आपने गर्भवती महिलाओं का जिक्र यहाँ पर किया डॉक्टर डीके गुप्ता। एक चीज मैं समझना चाहूंगी कि कुछ महिलाएं हैं जो जानना चाहती हैं कि अगर वो कंसीव करना चाहती हैं तो क्या इस कंडीशन में वो वैक्सीनेशन करवा सकती है या नहीं? बिल्कुल, अगर कोई वैक्सीन करना चाहे तो वैक्सीन तुरंत लगवा ले, बिकॉज वैक्सीन लगाने से ना कि उसको जो बच्चे जो पेट में गर्भवती महिला का होगा वो जो फ्यूचर में वो उसको भी प्रोटेक्शन मिलेगा। तो इसलिए गर्भवती महिलाएं अगर महिलाएं अगर गर्भावस्था का प्लान कर रही हैं, प्रेगनेंसी का प्लान कर रही हैं, उनको वैक्सीन जरूर लेनी चाहिए। और मैं एक और बताऊंगा, वैक्सीन जो है लैक्टेटिंग मदर हैं, जो स्तनपान करा रहे हैं, उनके लिए कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। और ना ही किसी की मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान जो बहुत सारी बातें अफवाहें उड़ रही हैं कि उसमें वैक्सीन नहीं लगवाना है, ऐसा भी कुछ नहीं, उसमें वैक्सीन लगवाना है आपको। ठीक है, अगले कॉलर रवि शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। रवि, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो मैडम। जी पूछिए। मैडम, कोविशील्ड इंजेक्शन लगाया था 2 मार्च को जी, और मुझे इन्फेक्शन हो गया था 26 मार्च को, और मैं रिकवर हुआ उसको 10 अप्रैल को। तो अभी नेक्स्ट की जो डॉक्टर बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि कम से कम 2 महीने का गैप रखो जब से आप इंजेक्ट हो। तो क्या 2 महीने का गैप रखना है या क्या करना है? ठीक है डॉक्टर गुप्ता, कितना गैप उन्हें रखना चाहिए? मैंने फिर बताया था आपको, रिकवरी के कम से कम 15 दिन बाद, मैक्सिमम 3 महीना। तो आप अभी चिंता ना करें, 2 महीने 2-2.5 महीने बाद वैक्सीन कभी भी लगवा सकते हैं, लेकिन मिनिमम टाइम 15 दिन है, मैक्सिमम 3 महीने है। तो 15 दिन और 3 महीने के बीच में जब भी वैक्सीन आपके पास अवेलेबल हो तब तुरंत वैक्सीन लगवा लें। ठीक है, तो आपको थोड़ा दिन और इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद आप वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो लगातार नंबर स्क्रीन पर हम अपना दे रहे हैं, आप हमें कॉल कीजिए और डॉक्टर से सलाह मशवरा लीजिए। किसी बात को लेकर कोई कंफ्यूजन है आपका तो उसके लिए इंडिया न्यूज आपके लिए ये प्लेटफॉर्म लेकर आया है, और इंडिया न्यूज पर डॉक्टर्स रहते हैं देश के जाने माने। अभी डॉक्टर डीके गुप्ता जो कि CMD फिलिप्स हॉस्पिटल के, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब वो दे रहे हैं। तो आपके मन में भी कोई सवाल है आप हमें कॉल कीजिए। अगले कॉलर सुधीर कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। सुधीर, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मैं जो पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से वो है कि 1 हफ्ता हो गया मुझे बहुत खांसी और जुकाम है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने अभी कोविड टेस्ट नहीं कराया है, लेकिन मेरे यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, दोनों फ्लोर पे, मैं ऊपर रहता हूँ, मैं कहीं बाहर नहीं निकलता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा डर है कि कोविड टेस्ट कराना चाहिए मुझे जुकाम और बुखार तो नहीं है, 1 दिन था, पर मैंने 1 मार्च को इंजेक्शन लगाने के बाद हुआ है सब। ठीक है, जवाब लेते हैं। डॉक्टर डीके गुप्ता, क्या करें? बहुत अच्छा सवाल है। मैं फिर बता रहा हूँ, किसी भी व्यक्ति को अगर कॉमन कोल्ड है, जुकाम है, बुखार है, गले में दर्द है, सर दर्द है, बॉडी एक है, हेडेक है, थकान है, पेट में दर्द है, लूज मोशन है, वॉमिटिंग है, दस्त है, ऐसा कुछ भी सिम्टम, 2-3 सिम्टम भी ऐसे आ रहे हैं, उसको तुरंत कोविड टेस्ट कराना चाहिए। बिकॉज ये सारे सिम्टम करंट सिनेरियो में, कोविड पेंडेमिक में, ये कोविड के ही लक्षण माने जाएंगे अनटिल एंड अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। जब तक हम इसको प्रूव ना कर दें कोविड नहीं है, 2 टेस्ट करके, एंटीजन टेस्ट करके, RT-PCR करके या CT स्कैन करके, कभी एक टेस्ट भी नहीं पूरा होता तो कम से कम 2 या 3 टेस्ट भी करने पड़ते हैं। इसलिए कृपया करके अपना टेस्ट जरूर कराना। जब तक टेस्ट नहीं कराया आपने तब तक खुद को आइसोलेट रखें और नियर बाई डॉक्टर से कंसल्ट करें, जिससे आपका इलाज तुरंत चालू किया जा सके।
ठीक है, और ऐसे में आपको अपना ध्यान रखना है बहुत ज्यादा, और जो डॉक्टर ने सलाह मशवरा दिया है उसको आप फॉलो कीजिए। और अगर जो लोग इस वक्त हमारे ये शो देख रहे हैं उनके मन में भी कोई सवाल है तो आप जो स्क्रीन पर नंबर दिए जा रहे हैं आप उन नंबर्स को मिलाइए और डॉक्टर से सलाह मशवरा लीजिए घर बैठे, क्योंकि ये वक्त ऐसा है कि अस्पताल जाना आपके लिए नामुमकिन है। अस्पताल जाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और इसलिए हमारी ये कोशिश है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अस्पताल का रुख करें भी ना, क्योंकि आपको वहां इलाज के अभाव में हो सकता है कि बीमारी आपकी ज्यादा बढ़ जाए, डॉक्टर्स आपको ना मिले। स्टे इंडिया न्यूज ये मंच आपके लिए लेकर आया है। आप कोई भी सवाल है आप हमें कॉल कीजिए और अपने सवाल का जवाब जानिए, डॉक्टर से पूछिए। कई लोगों का सवाल ये है कि वैक्सीन लगाने का फायदा ही फायदा बताया जा रहा है डॉक्टर डीके गुप्ता, लेकिन वैक्सीन के दोनों डोज लगे हुए भी तो कोरोना हो सकता है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अगर इस कंडीशन में कोविड होता है तो जो बीमारी अगर किसी तरीके की होती है तो लक्षणों की आशंका जो है वो 100% तक कम हो जाता है। कुल मिलाकर के कहा यह जा रहा है कि मौत नहीं होगी अगर वैक्सीन लगी है उसके बाद कोविड होता है, तो कितनी सच्चाई इस बात में? देखिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कोविड का अगर आपको वैक्सीन लग गया तो इन्फेक्शन होने की तो गारंटी नहीं है रोकने की। इन्फेक्शन तो फिर भी हो सकता है, कैरियर हो सकती है, इवन माइल्ड डिजीज भी हो सकती है, और कुछ लोगों को तो सीरियस डिजीज भी है, लेकिन ऐसा नंबर बहुत कम है। 70% लोगों को प्रोटेक्शन मिल रहा है। उसमें प्रोटेक्शन क्या है कि आपको या तो इन्फेक्शन नहीं होगा, और इन्फेक्शन होता भी है तो आपको बीमारी नहीं होगी, बीमारी होगी तो बहुत खतरनाक सीरियस बीमारी नहीं होगी, रेस्पिरेटरी फेलियर नहीं होगा, और अन्य अंगों में कोई डिस्फंक्शन नहीं होगा। इसके अलावा डेथ होने के चांसेस ना के बराबर है। तो वैक्सीन कहीं ना कहीं हमें मौत से या मॉर्टेलिटी रेट से या सीरियस बीमारी से, कॉम्प्लिकेशन से बचा रही है। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ के उनका रुख कर लेते हैं। जी पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो मैम। हेलो मैम, वो भाई को रखा ना कोरोना जी, तो भाई की तबीयत मतलब ये है कि उसको सांस फूल रही है, और घर पे आइसोलेट कर रखा है हमने उसको जी, घर पे आइसोलेट कर रखा है। तो सांस भी फूल रही है, फिर छाती में कफ भी हो रहा है और तो आप जानना क्या चाहते हैं? मतलब उसकी दवाई कौन कौन सी उसे वो दे? अच्छा ठीक है, डॉक्टर डीके गुप्ता, भाई को उनको कोविड हो रखा है, घर पर आइसोलेशन में है, वो मेडिसिन के बारे में जानकारी चाहते हैं कि ऐसे वक्त में उन्हें कौन सी दवाई देनी चाहिए? देखिए पहले हमें बिल्कुल क्लियर कट पता होना चाहिए कौन से मरीज को हम घर पे आइसोलेट कर सकते हैं। जो मरीज एसिम्टोमेटिक है, माइल्ड सिम्टोमेटिक है, जिसको हल्का खांसी जुकाम बुखार है, गले में दर्द है या हाथ पैरों में दर्द है, उनको ही हम आइसोलेट कर सकते हैं। जिसका सेचुरेशन 95% प्लस है, जिसको छाती में दर्द नहीं है, सांस में तकलीफ नहीं है। जैसे ये बता रहे हैं कि भाई को सांस में तकलीफ है, सांस फूल रहा है, तो इट मीन वो घर पे आइसोलेट करने लायक नहीं है। उनको तुरंत नियर बाय अस्पताल में शिफ्ट करना चाहिए, वहाँ भर्ती करवाना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं लगाएंगे तो उनको मतलब हो सकता है उनको ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़े, तो इसलिए चाहिए उनको वहाँ शिफ्ट करें, ऑक्सीजन की व्यवस्था करवाएं जहाँ हो सकता है। दूसरा जो दवाइयाँ चल रही हैं तो नॉर्मली हम लोग अस्पताल में दवाइयाँ देते हैं, वो ये है कि एडॉक्सीसाइक्लिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, आइवरमेक्टिन है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, मल्टीविटामिन है, जिंक है, ये सब दवाइयाँ देते हैं। साथ में अगर जरूरत पड़ती है तो आईवी फ्लूइड है, बुखार की दवाई है, पैरासिटामोल है या स्टेरॉइड है, वो एज पर रिक्वायरमेंट मरीज की कंडीशन को, स्थिति को देखते हुए देते हैं। या कोई जांच कराने के बाद ब्लड टेस्ट कराए हमने, कुछ डी डाइमर है, IL-6 है, इंटरल्यूकिन है, या CRP है, या HRCT चेस्ट छाती का CT स्कैन कराने के बाद, तो ये सारा वर्कअप करना पड़ेगा। तो बेहतर है इनको नियर अस्पताल में शिफ्ट करें। लेकिन सर इस टाइम दिक्कत भी है ना कि अस्पतालों में आप भी बेहतर जानते होंगे क्या कंडीशन है कि कोई सोर्स काम नहीं आ रहा और पैसा किसी का काम नहीं आ रहा, अस्पतालों में जगह ही नहीं है सर। ऐसे में कैसे एडमिट कराएं? तो घर पे ही रहकर कैसे हम इस महामारी से जूझ सकते हैं सर, वो कुछ आसान तरीका आप बताएं, क्योंकि अस्पतालों में ले जाना इस वक्त नामुमकिन है। के 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि मरीज को एक तो स्ट्रेस नहीं करना, बिल्कुल पैनिक नहीं करना। जब भी आप पैनिक करेंगे, स्ट्रेस करेंगे तो आपका सांस फूलेगा। नंबर 2, अगर बुखार आ रहा है लगातार मरीज को और आप दवाई टाइम पे नहीं दे रहे हैं, दवाइयां कम दे रहे हैं, तो भी सांस फूलेगा। तो इसलिए बुखार की दवाई हर 6 से 8 घंटे में देते रहे। बुखार नहीं आना चाहिए मरीज को बिल्कुल भी, 99 से कम टेम्परेचर रहना चाहिए उसका। नंबर 3, उसको प्रॉन या इंटरमिटेंट प्रॉन पोजीशन बोलते हैं, कि पेट के बल लिटाना है हर घंटे 2 घंटे में 15-20 मिनट के लिए, सो दैट उसका सेचुरेशन बढ़ जाएगा। और अगर सीधे लेटने की जगह अगर लेफ्ट लेटरल मतलब दाईं करवट या बाईं करवट से लेटे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसके अलावा अपनी दवाइयां जो है वो सब खाते रहे, साथ में डॉक्टर से संपर्क करके कुछ दवाइयां मॉडिफाई करवाने का जरूरत पड़ती है तो वो ज्यादा बेहतर। साथ में अपना सेचुरेशन है, पल्स है, ब्लड प्रेशर, इसका चेक करते हैं साथ साथ। ठीक है, अगले कॉलर कौशल तिवारी हमारे साथ जुड़कर उनका रुख कर लेते हैं। जी कौशल जी, पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप?
जी, आप तक आवाज पहुंच रही है कौशल सर, तो अपना सवाल पूछें। हेलो जी पूछें। हाँ जी, हमसे पूछा जाए मैम, मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि हमें पहले 2010 में टीबी हुआ था। हेलो जी जी पूछें। तो उसके बाद मैंने थोड़ा महसूस मैंने अति नहीं है अभी फिलहाल। मैं तो 1 साल से कहीं के खाने के लिए भी नहीं निकल रहा हूँ, नींद पूरा नहीं आ रहा है, तो उसमें वैक्सीन लेना क्या जरूरी है कि नहीं? ठीक है, यही पूछना चाह रही हूँ। जी ठीक है। डॉक्टर गुप्ता, क्या सवाल है इनका? उनका सवाल ये है कि 2010 में उनको टीबी हुआ था और अभी जो उनकी कंडीशन है वो ये है कि उनको नींद नहीं आती है, तो ऐसे में क्या वो वैक्सीनेशन ले सकती हैं? नहीं, वैक्सीन बिल्कुल ले सकते हैं, वैक्सीन के लिए कोई मनाही नहीं है। अगर आपको नींद नहीं आ रही तो आप डॉक्टर को संपर्क करें, साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट उसको दिखा सकते हैं, अपने फिजिशियन उसको दिखा सकते हैं। और 2 साल पहले टीबी हुई वो भी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं, बल्कि और आप हाई रिस्क पे हैं। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाया तो आपको बीमारी होने के चांसेस ज्यादा है, और बीमारी होगी भी तो ज्यादा सीरियस हो सकती है, बिकॉज आपके फेफड़े ऑलरेडी पहले से कंप्रोमाइज होंगे टीबी की वजह से। इसलिए वैक्सीन तुरंत लें, जब भी पॉसिबल हो तुरंत वैक्सीन लगवाएं अपना। तो सुना आपने कि आपको तुरंत जैसे ही मौका मिले तुरंत आप वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि आपको 2010 में टीबी हो चुका है, पहले से एक बीमारी ने आपको घेर रखा है, तो ऐसे में आपको बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है। उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। बाकी किसी और के मन में कोई भी सवाल है तो आप लगातार जो नंबर्स स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है आप उन पर हमें कॉल कीजिए और अपने सवाल का जवाब जानिए। लगातार डॉक्टर्स की टीम हमारे साथ मौजूद है। फिलहाल डॉक्टर डीके गुप्ता जो कि सीएमडी फेलिक्स हॉस्पिटल के, वो हमारे साथ मौजूद है, आपके सवालों का जवाब वो दे रहे हैं। 24 घंटे में सर 4 लाख के सामने आ चुके हैं। अमित अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। जी अमित, पूछे अपना सवाल। अमित, आप तक आवाज पहुंच रही है तो सवाल पूछे अपना। जी मैं सवाल पूछ सकता हूँ? जी पूछे। जी मैं अमित शुक्ला बोल रहा हूँ नोएडा से। मैं 18 अप्रैल को मुझे सबसे पहले कुछ सिम्टम्स आए थे, 18 अप्रैल को। उसके बाद से ही मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था, एंड जो सिम्टम्स हैं वो इंक्रीज होते चले गए 19-20 और मेरी प्रॉब्लम भी बढ़ती चलेगी। उस समय मैं दिल्ली में नहीं था, बिहार में था। मैं वहां से ट्रेन से वापस आ गया हूँ। 21 से आज 1 मई हो गया है। मैं बराबर एक रूम के अंदर आइसोलेट हूँ एंड प्रॉपर जो मेडिसिन है वो ले रहा हूँ। पिछले 3 दिनों से मुझे एक नई प्रॉब्लम शुरू होगी। अदरवाइज मैं तो सोच रहा था कि निकलूं अब रूम से बाहर, सब कुछ फिट था। मेरे को एक नई प्रॉब्लम ये शुरू हुआ है कि जब मैं सांस अंदर की तरफ लेता हूँ तो मुझे कुछ ऐसा लगता है कि हाँ मेरे चेस्ट में कुछ ऐसा है कि जिससे रोड पे एक ब्रेकर जैसा बन जाता है ना, उस टाइप से। कोई भी चीज में अगर पीता हूँ तो ब्रेक करके जाती है। मुझे लगा कि इतनी मेडिसिन ले ली है, ये गैस की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि गैस की कोई भी टेबलेट उसने नहीं दी। तो मैंने गैस की टेबलेट लेना शुरू की है। तो क्या, और जब मैं अपना ऑक्सीमीटर में चेक करता हूँ तो इनिशियल लेवल से लेके अभी 3-4 दिन तक वो था 96, 97, 98 तक जा रहा था। लेकिन जब से ये प्रॉब्लम हुई है तब से जो है वो 93, 94, कभी कभी 92 तक भी आ जाता है। जब 92, 93 आता है उसको देख के बड़ी घबराहट होने लगती है। क्या करना चाहिए मुझे? ठीक है डॉक्टर डीके गुप्ता, क्या करें? देखिए, हम सबको पता है कोरोना हमारे श्वास नली को इन्फेक्ट करता है और फेफड़ों को इन्फेक्ट करता है। कहीं न कहीं फेफड़ों इन्फेक्शन है, थोड़ा निमोनाइटिस आजकल सबको देखने मिल रही है, जो भी सिम्टोमेटिक पेशेंट है जिनमें लक्षण दिख रहे हैं। तो अगर बेहतर लगा कि अगर आप अपना सीटी स्कैन छाती का करा लें तो उससे पता लग जाएगा कि सब फेफड़ों में निमोनिया है या नहीं है तो कितना है। और अगर फिर भी दिक्कत रहती है तो फेफड़े ठीक है तो इसका कारण दूसरा हार्ट हो सकता है। तो हार्ट में भी कभी कभी मायोकार्डाइटिस करता है, तो उस समय भी अगर हमें लगता है जरूरत पड़ेगी तो आपको इको करा के देखना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो पहले तो आप छाती का डॉक्टर को या चेस्ट फिजिशियन को या फिजिशियन को दिखा लें, सो दैट आपका बेसिक HRCT टेस्ट हो जाए, उससे पता लग जाएगा निमोनिया है नहीं, उसको ट्रीट करवा लें तो मुझे लगता है उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और चिंता कोई बात नहीं, बिकॉज ऑलरेडी आप रिकवरी फेज में चल रहे हैं, लगता है अगले 1-2 हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल, तो घबराएं ना और किसी तरह से पैनिक ना हो, आप बहुत जल्द सेहतमंद हो जाएंगे। डॉक्टर डीके गुप्ता, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए और साथ ही साथ हमारे जो कॉलर्स थे उनके सवालों के जवाब देने के लिए। रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए इंडिया।